Assalamu alaikum. This is the 32nd lecture for the series LSM 733 Production Operations Management. I'm Usman bin Saif. This is the last session for this course, and in the last session, which was 31st session, we started revising what we learned in the lectures from 17 to 30th. Basically, this is not more of the revision, it is kind of a walkthrough in the chapters. I want to give you an overall concept. मैं इसमें थॉरली इन चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करा रहा, सारे टॉपिक्स हम नहीं कर सकते, हमने इन डेप्थ सारे टॉपिक्स, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स देखे, उनकी सॉल्यूशंस देखें. लेकिन अब व्हाट आई एम डूइंग इन दिस लेक्चर एंड द प्रीवियस वन, व्हाट आई डिड इन द प्रीवियस वन एज वेल, इज आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरऑल कॉन्सेप्ट व्हाट दिस चैप्टर वाज अबाउट. ओवरऑल उसका कॉन्सेप्ट क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी, इम्पॉर्टेंट उसमें कॉन्सेप्ट, बेसिकली नॉट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था उस चैप्टर में, थीम क्या थी चैप्टर की. और ऑल ऑन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट, calculations are important. I'm just giving you an overview, just in a very brief overview, quick walkthrough of the chapters that we have studied in the lectures in the sessions from session 17 to session 30. And then there's another very important thing, that after this lecture, which is the lecture number 32, you're going to have your final exam. So this the lecture 31 and lecture 32, both of them will help you in maintaining or in trying to build up your focus on how to look at those chapters, how to look at those concepts. Let's start walking through the course. In the last session, which was 31, we already discussed material requirement planning chapter. And the topics, important topic which was left was lot sizing techniques. और हमने देखा, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉट साइजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. एक लॉट फॉर लॉट है, एक को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, एक पार्ट पीरियड बैलेंसिंग, और एक वैगनर विद इन एल्गोरिथम. अब लॉट फॉर लॉट टेक्निक ऑर्डर जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेट रिक्वायरमेंट्स. हम क्या करते हैं, लॉट फॉर लॉट में जितनी हमारी नेट, एक हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, ग्रॉस रिक्वायरमेंट होती है, एक नेट रिक्वायरमेंट होती है. ग्रॉस रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमने उसमें थॉरली हमने एग्जांपल भी देखी थी कि हम एक साउंड सिस्टम डेवलप करें, हम कह रहे हैं कि जब हमें 50 साउंड सिस्टम्स का हमारे पास ऑर्डर है, तो 50 इज द ग्रॉस रिक्वायरमेंट. नेट रिक्वायरमेंट क्या है, 10 साउंड सिस्टम्स ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ 40 करने, तो नेट रिक्वायरमेंट इज 40. सो लॉट फॉर लॉट में क्या होता है कि आपकी जो भी प्रोडक्शन बेस्ड ऑन नेट रिक्वायरमेंट है, आपकी जितनी भी नेट रिक्वायरमेंट आप उतना प्रोड्यूस कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड लॉट साइजिंग. मे नॉट ऑलवेज बी फिजिबल इफ सेटअप कॉस्ट आर हाई. लॉट फॉर लॉट कैन बी एक्सपेंसिव. सेटअप कॉस्ट अगर हाई हो तो आप हर लॉट के लिए अगर अलग अलग प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो आपकी सेटअप कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने इसकी देखा था थॉरली, डेरिवेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स, हमने कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इट एक्सपेक्ट्स अ नोन कांस्टेंट डिमांड एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम ऑफन डील्स विद अननोन एंड वेरिएबल डिमांड. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में तो हमें नोन, हमारी डिमांड कांस्टेंट हमें पता, पूरे साल की डिमांड पता, हम उसके अकॉर्डिंगली एक ऑप्टिमम एफिशिएंट लेवल ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी हम फाइंड कर लेते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में हम ऑर्डर प्लेस करें. Then part period balancing looks at future orders to determine most economic lot sizes. Part period balancing में क्या करते हैं कि हम एक पीरियड के अंदर हमने जितना लॉट हमने प्रोड्यूस करनी होती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं. हम रादर देन कि कुछ डेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करें, कुछ डेज में बहुत कम प्रोड्यूस करें, हम उसको
एवरेज बैलेंस कर लेते हैं, कुछ को उन जिन दिनों में कम प्रोडक्शन हो उन दिनों में हम कुछ ऐड कर लेते हैं, जिन दिनों में ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. द वैगनर-विथिंग एल्गोरिथम इज़ अ कॉम्प्लेक्स डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक. ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स डायनामिक सॉफ्टवेयर टेक्निक है वैगनर-विथिन, जो कि एज्यूम करती है कि फिनिट टाइम होराइजन है, इफेक्टिव बट कंप्यूटेशनली बर्डनसम, क्योंकि आप विदाउट अ सॉफ्टवेयर, विदाउट अ कंप्यूटर इसको कैलकुलेट करना इज़ हेक्टिक एंड हार्ड. हमने एक फिर डिस्कस की थी एक एग्जांपल जिसमें हमने कहा था कि लॉट फॉर लॉट से हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 700 है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो $730 आ रही है, और हमारे पास पीरियड जो है टेक्निक है उससे हमारे पास 490 आ रही है टोटल कॉस्ट, और वैगनर-विथिन से हमारे पास 455 आ रही है. तो ये चार टेक्निक्स हैं, चारों से हमने अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली. अब हम इनमें टेक्निक्स के थ्रू हम अपने क्या कैलकुलेट करते हैं, हम अपनी मटेरियल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि हमारी कितनी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है. तो जिस आपके जो है मेथड से, जिस टेक्निक से आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही होती है, आप उस मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं. जैसे इस एग्जांपल में हमारी टोटल कॉस्ट जो थी उसमें 455 थी वैगनर-विथिन में, तो हम वैगनर-विथिन टेक्निक को अडॉप्ट करके हम 455 हम ऑर्डर्स प्लेस यूनिट्स हम का ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं. देन ERP एंड MRP, एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम. अब दो तरह के हमारे पास प्लानिंग सिस्टम्स हैं. ERP तो हमारा ओवरऑल सिस्टम को हम ERP कहते हैं, जिसके अंदर हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ जाती है और हमारे कस्टमर्स भी आ जाते हैं. ये हमारा एक ERP हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या होते हैं कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एंटरप्राइज रिसोर्स हम प्लानिंग सॉफ्टवेयर एक हम कहते हैं, जैसे हम SAP है, ऑरेकल है, जो कि आपकी पूरी कंपनी की प्रोडक्शन से लेके सप्लायर वेंडर से लेके अकाउंटिंग से लेके इसमें जितने भी हम मॉड्यूल्स फिट करना चाहें इसमें मॉड्यूल्स ऐड हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं. आपकी प्रोडक्शन, मशीनरी, हर चीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑप्टिमम एफिशिएंट प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट करता है. तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर रिलेशनशिप में हमारे पास इन्वॉइसिंग, सेल ऑर्डर, शिपिंग, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स से की इंफॉर्मेशन रिले ऑन करता है टू द अकाउंट्स रिसीवेबल, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जिनके पास अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, अकाउंट पेबल, पेरोल. फिर सेल ऑर्डर से हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल आ जाता है. जितना हमारा सेल ऑर्डर होगा उतना हमारा MPS होगा. MPS के बाद हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बिल्स ऑफ मटेरियल हैं, और बिल्स ऑफ मटेरियल्स हमारे पास वर्क ऑर्डर्स हैं, रूटिंग्स हैं, परचेजिंग एंड लीड टाइम्स. हम फिर परचेज करते हैं सप्लाई चेन से, परचेज करके हम उसके बाद मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद हम शिप करते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते हैं, वहाँ से हम शिप करते हैं, या हम इन्वेंट्री ख़रीद के आगे शिफ्ट करते हैं. सो MPS और परचेजिंग ये के जो हमारा येलो बॉक्स है ये हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमारा मॉड्यूल है, और बाकी के सारा जो कंप्लीट है वो हमारा जो है एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं. Then the next chapter is just in time or lean operations. Just in time में is the philosophy of continuous and forced problem solving via a focus on throughput and reduced inventory. Just in time, just in time का मतलब है आप कहते हैं ना, यूजुअली हम बात फ्रेंड्स में आपस में गप लगा रहे होते हैं कि यार आई एम जस्ट इन टाइम. फ्रेंड्स बैठ के खाना खाने लगे तो मैं एन टाइम पे टपक पड़ा तो मैं कहता हूँ यार आई एम जस्ट इन टाइम कि तुम लोग एन खाने के वक्त में पहुँच गए, सो मैं भी तुम लोगों के साथ खाना खा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ. इसी तरह अब आपको जब मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप क्या करें, प्रोड्यूस करें, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो जिस वक्त आप प्रोड्यूस करने लगे एन उस वक्त आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दें. एक तो तरीका ये है कि आप रॉ मटेरियल्स परचेज करके अपनी इन्वेंट्री बिल्डअप करते हैं और उसके बाद आप अपनी इन्वेंट्री से रॉ मटेरियल यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उससे इन्वेंट्री बिल्डअप करने से आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है. होल्डिंग कॉस्ट जितनी देर आप इन्वेंट्री को होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट होगी, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो जस्ट इन टाइम में क्या करते हैं कि हम अपने सप्लायर से, अपने जो वेंडर के साथ आप एक इंटीग्रेशन कर लेते हैं आप उनके साथ, तो सो दैट कि जब आपको जो चीज़ प्रोड्यूस करनी हो उस हिसाब से उतनी मटेरियल आपके पास पहुंच जाए.
TPS, Toyota Production System, emphasizes continuous improvement, respect for people and standard work practices. ये तीन उनके बेसिक रूल्स हैं Toyota Production System के, कि एक तो continuous improvement in every aspect, in every product, in every element, respect for people, respect for workforce, और standard work practices, standardization. Then comes lean production, supplies the customer with their exact wants when the customer wants it without waste. फिर क्या करते हैं कि लीन प्रोडक्शन उस वक्त होती है जब कस्टमर का अपना टेलर्ड ऑर्डर हो, फिर कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन को चेंज कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड लीन प्रोडक्शन. Eliminate waste. Waste is anything that does not add value from the customer point of view. Storage, inspection, delay, waiting in queues, defective products do not add value and are 100% waste. Waste हम किसे कहते हैं? Is anything that does not add value. Does not add value. कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आप कस्टमर को इंतज़ार कराते रहें, तो वो उसके प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा, इनफैक्ट कस्टमर जो है डिससेटिस्फाई हो रहा है. दैट इज़ अ वेस्ट. फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट, क्यूज, डिलेज, वेटिंग, इंस्पेक्शन, जितनी ज़्यादा आप इंस्पेक्शन करने लग जाए, स्टोरेज, ये सारे के सारे आपके वेस्ट हैं, जिन इन सब चीज़ों से आपकी टोटल कॉस्ट इंक्रीज करती है. ओनो 7 वेस्ट. अब एक टोयोटा का एक मैनेजर था जिसका नाम टेगुची ओनो था, और वो ही इज़ फेमस फॉर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम. उसने डिवाइस किया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी उसने बनाया था. तो उसने एक 7 वेस्ट उसने आइडेंटिफाई किए थे. उसने कहा कि जी ओवर प्रोडक्शन होगी वो भी वेस्ट है, क्यू है, क्यूज जो वेटिंग लाइन है उसको भी वेस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम वेस्ट होता है उसको भी आप वेस्ट करेंगे, वेस्ट कंसिडर करेंगे, इन्वेंट्री बिल्डअप कर लेंगे, इन्वेंट्री भी वेस्ट है, मोशन भी वेस्ट है. आपने जो मूवमेंट है बिटवीन द एक्स्ट्रा मूवमेंट जो भी कर रहे हैं आप बिटवीन द मशीनरी, दैट इज वेस्ट. ओवर प्रोसेस कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, वो भी वेस्ट है, और डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी वेस्ट है. तो उसने ये 7 वेस्ट के टाइप्स उसने डिफाइन की थी कि इन सबको आप वेस्ट की कैटेगरी में शामिल करेंगे. उसके बाद उसने 5S दिए थे कि सॉर्ट, सेग्रीगेट, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट. प्रोडक्ट्स को उसने कहा कि प्रोडक्ट्स को मॉनिटर कैसे करना है कि उनको सॉर्ट करें, सेग्रीगेट करें, और अगर आपको लगता है प्रोडक्ट ठीक नहीं है तो उसको फेंक दें. सिंप्लीफाई, स्ट्रेटन, मेथड एनालिसिस टूल, सिंप्लीफाई, सिंपल मेथड्स यूज करें अपनी प्रोडक्ट को वैल्यूएट करने के लिए. शाइन, स्वीप, क्लीन. शाइन, स्वीप, क्लीन कि आपकी मशीनरी जो है वो क्लीन होनी चाहिए. आप एवरी प्रोडक्शन के बाद जब मशीनरी स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने से पहले उसे क्लीन करें, स्वीप करें. स्टैंडर्डाइज, रिमूव वेरिएशंस फ्रॉम प्रोसेसेस, कि प्रोसेसेस में कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस होने चाहिए. सस्टेन, सेल्फ डिसिप्लिन, रिव्यू वर्क एंड रिकॉग्नाइज प्रोसेस, कि आप अपना वर्क खुद रिव्यू करें, सेल्फ डिसिप्लिन सस्टेन करें उसे. 2 एडिशनल एस भी हैं जो कि बाद में जो डिफरेंट थ्योरिस्ट उन्होंने ऐड कर लिए, विच इज़ वन इज सेफ्टी, बिल्ड इन गुड प्रैक्टिसेस, और दूसरा सपोर्ट मेंटेनेंस, रिड्यूस वेरिएबिलिटी एंड प्लान डाउन टाइम. तो सपोर्ट और मेंटेनेंस की, मशीनरी की मेंटेनेंस आपका अनप्लान जो है डाउन टाइम भी जो है आपका वो रिड्यूस हो जाता. जस्ट इन टाइम एंड कंपैटिटिव एडवांटेज. जस्ट इन टाइम टेक्निक्स सप्लायर्स के ऊपर कैसे आपकी अप्लाई होती हैं. फ्यू वेंडर्स, सपोर्टिव सप्लायर रिलेशनशिप, क्वालिटी डिलीवरीज ऑन टाइम डायरेक्टली टू वर्क एरियाज. लेआउट, जस्ट इन टाइम में लेआउट में हम किस तरह से करते हैं, लेआउट, वर्क सेल्स, ग्रुप टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबल मशीनरी, ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस, रिड्यूस स्पेस फॉर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री, स्मॉल लॉट साइजेस, लो सेटअप कॉस्ट, स्पेशलाइज्ड पार्ट्स. scheduling, zero deviation from schedule, जो schedule है zero deviation. Level schedules, suppliers information are informed of schedules, Kanban techniques. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्केड्यूल, डेली रूटीन, ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट, कि डेली आप जो मशीन है उसकी मेंटेनेंस करें, जो ऑपरेट कर रहा है जो बंदा वही उसकी मेंटेनेंस करे. क्वालिटी प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी, क्वालिटी सप्लायर्स, क्वालिटी विद इन द फर्म, यहाँ पे इंश्योर करें क्वालिटी प्रोडक्शन में. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, empowered and cross-trained employees, training support, few job classifications to ensure flexibility of employees. Empowerment, आप लो लेवल डिसीजंस जितने हैं वो आप एम्प्लॉय को दें, एम्प्लॉय अपने डिसीजंस खुद ले, और एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी क्रॉस ट्रेन करें इन ऑर्डर टू मेक देम मोर एफिशिएंट.
कमिटमेंट, सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स। सप्लायर्स की आपके साथ कमिटमेंट हो, एम्प्लॉयज की, मैनेजमेंट की सपोर्ट हो। So these are the things, these are the techniques that you require for competitive advantage of just-in-time inventory system, which results in ये सारी techniques अगर in place हैं तो इनकी वजह से rapid throughput, freeze assets। rapid throughput का मतलब throughput क्या होती है कि एक प्रोसेस से आपका जो इनपुट है वो दूसरे में चला जाए, आउटपुट दूसरे से तीसरे में, चौथे में, तो रैपिडली आपका प्रोडक्ट मूव करे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिड्यूसेस वेस्ट, क्वालिटी इंप्रूव होगी, वेस्ट रिडक्शन होगी। कॉस्ट रिडक्शन एड्स प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट रिड्यूस होगी जिसके पास आपके प्राइस एडजस्टमेंट की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। वेरिएशन रिडक्शन, रीवर्क रिडक्शन, तो और विच विन्स ऑर्डर्स बाय फास्टर रिस्पॉन्स टू द कस्टमर एट लो कॉस्ट एंड हायर क्वालिटी। और इनकी वजह से क्या होगा कि आप अपने कस्टमर को फास्टर ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे, लो कॉस्ट ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे, जिसकी वजह से, और हाई क्वालिटी ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे जिसकी वजह से यू विल बी एट अ कंपैटिटिव एडवांटेज विद योर कंपैटिटर्स। देन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच वाज जस्ट इन टाइम पार्टनरशिप्स। सप्लायर बायर, सप्लायर के साथ पार्टनरशिप जरूरी है। सप्लायर के साथ पार्टनरशिप क्यों जरूरी है? यू नीड योर इन्वेंट्री ऑन टाइम, जब आपको जरूरत है उस वक्त चाहिए। उसके लिए क्या सप्लायर के साथ आपका किस बात पे पार्टनरशिप होनी चाहिए कि सप्लायर को आप कैसे चूज करेंगे? लोकेट नियर बायर, कि जहां पे आपकी फैक्ट्री उसके करीब सप्लायर होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन उसमें डिले ना हो। एक्सटेंड जस्ट इन टाइम टेक्निक्स टू देयर सप्लायर्स, अपनी जस्ट इन टाइम टेक्निक्स, अपनी इंफॉर्मेशन आप उनके साथ भी शेयर करें। इंक्लूड पैकेजिंग एंड रूटिंग डिटेल्स, डिटेल आईडी एंड रूटिंग लेबल्स, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ योर फर्म एंड द सप्लायर्स, आप अपने सप्लायर को चूज करते हुए। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट डेवलप होता है सप्लायर और बायर के दरमियान। यू आर द बायर और द अदर पार्टी इज द सप्लायर। तो जो बायर्स हैं वो क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड डिमांड फोरकास्ट विद द सप्लायर। पहले से फोरकास्ट अपनी डिमांड जो है वो सप्लायर को, ताकि सप्लायर को भी पता हो कि नेक्स्ट मंथ में आपको इतनी इन्वेंट्री उसने डिलीवर करनी है। मिनिमाइज प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकेशन, एनकरेज इनोवेशन, सपोर्ट supplier innovation and price competitiveness, develop long-term relationships, focus on core competencies, process orders with minimum paperwork, use internet, आप emails के through, minimum जितना ज़्यादा paperwork हो उतना time delay बढ़ जाता। तो इससे क्या होगा कि supplier will ship, seek joint scheduling and shipping efficiencies, consider third-party logistics, quantities produce small lots or deliver with little overage and underage, meet mutually developed quality requirements, product with zero defects, products with zero defects। तो suppliers और buyer दोनों के दरमियान mutual understanding and trust is important, और दोनों की जो partnership है वो इन factors पे base करनी चाहिए। Coming to Kanban, हमने एक और बड़ा important concept पढ़ा था Kanban। It's a Japanese word for card। The card is an authorization for the next container of material to be produced. A sequence of Kanbans pulls materials through the process. Many different sorts of signals are used, but system is still called a Kanban. अब इसके में example देखते हैं। User removes a standard size container. Signal is seen by producing department as authorization to replenish. सिग्नल मार्कर ऑन द बॉक्स, पार्ट नंबर, मार्कर लोकेशन, और हमारे पास ये ना। इसमें क्या हो रहा है? कानबान क्या होता है? कानबान ये होता है कि मैंने एक सबसे मेरे पास रॉ मटेरियल आया, मैंने उसके ऊपर काम किया, काम करके उसे मैंने स्टेज 1 में प्रोसेस कर दिया, स्टेज 1 में प्रोसेस कर दिया। अब स्टेज 2 प्रोसेसिंग होनी है और वो किसी और वर्कर ने करनी है। अब मेरा और उसका इंटरेक्शन आपस में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है वो मैं कार्ड के ऊपर लिख के उसे मैं बता दूंगा कि जी ये प्रोसेस हो गया, ये प्रोडक्ट इतने % प्रोसेस हो गया, इस पर ये काम हो गए। वो मैं क्या करूँगा कि उसका जो है बॉक्स है जिसके अंदर वो मैंने प्रोडक्ट्स रखे हुए, उसके ऊपर मैं एक कार्ड लगा दूंगा। और
उसको मैं रेलेवेंट स्पेस पे जहाँ भी इन्वेंट्री रखनी है वहाँ रख दूंगा। अब जो अगला वर्कर आएगा वो अगर तो उस इन्वेंट्री के ऊपर कार्ड लगा होगा तो इसका मतलब है कि नाउ ही इज ऑथराइज्ड, एक मैंने उसको ऑथराइज किया, कर दिया कि जी मेरा काम कंप्लीट हो गया, अब आप अपना काम करें। और वो उसको वहाँ से बॉक्स उठा के अपनी टेबल पे ले जाएगा उसके ऊपर फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए, और वो कार्ड उसको ये भी बताएगा कि इसके ऊपर कितने % क्या क्या काम हो गए हैं, सो दैट उससे आगे उसको और भी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं उसको उस कार्ड के थ्रू दे सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड कानबान सिस्टम। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हम पहले भी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल सप्लायर उसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया आपके लिए वर्क सेल्स के लिए, और वो उसके ऊपर एक अपना कानबान रख गया कि ये जो रॉ मटेरियल है ये इस स्पेसिफिक वर्क स्टेशन के लिए, ये रॉ मटेरियल इस स्पेसिफिक वर्क स्टेशन के लिए। उसके बाद वर्क सेल्स हैं, हर सारे वर्क स्टेशन अपने अपने उन्होंने वो उठा लिए, अपने अपने बॉक्सेस उठाए और अपने अपनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल पर काम शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद सब असेंबली में जाएंगे। सब असेंबली पे जब जाएंगे, अब वो इन्होंने जो वर्क सेल्स ने काम कंप्लीट किया तो हर किसी ने अपने बॉक्स के ऊपर एक कार्ड लगा दिए इंस्ट्रक्शंस के साथ। सब असेंबली ने एक और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन कार्ड लगा दिए जो फाइनल असेंबली, उसके बाद उनके फिनिश गुड्स, उसके बाद कस्टमर के पास। तो हर स्टेज के ऊपर एक ऑथराइजेशन कार्ड आ गया जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक वर्कर से दूसरे वर्कर को। दिस इज कॉल्ड कानबान system. Now coming on to the next chapter, which is about maintenance and reliability operations. Strategic importance of maintenance and reliability. Failure has far-reaching effects on a firm. On operations, failure के क्या effects होते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर, उसके operations के ऊपर? Reputation खराब होती है, profitability down होती है, dissatisfied customers, आइडल एम्प्लॉयज होते हैं जिनके पास काम नहीं है कोई भी करने को, प्रॉफिट बिकम्स लॉसेस, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो व्हाट इज मेंटेनेंस एंड व्हाट इज रिलायबिलिटी? मेंटेनेंस के आप अपने प्रोसेस को साथ साथ मेंटेन करते जाते हैं, आप साथ साथ उनको रिपेयर करते जाते हैं, अपनी मशीनरी को ठीक करते जाते हैं, उसका आप टाइम के ऊपर उसका ऑयल चेंज कर रहे हैं, उसकी क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें। तो बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस आपकी मशीन मोर रिलायबल हो जाती है, उसकी रिलायबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब जब आप साथ साथ अगर मशीन को मेंटेन करते रहें तो मशीन जो है जब उसने 1 साल के बाद अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आना था तो वो प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटेन करते जाएंगे तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ख़राब नहीं होगी, ड्यूरिंग ऑपरेशंस आपको तंग नहीं करेगी, स्टॉप नहीं होगी। The objective of maintenance and reliability is to maintain the capability of the system while controlling cost. Maintenance is all activities involved in keeping a system's equipment in working order. Reliability is the probability that a machine will function properly for a specified time. अब हमारा objective क्या है मेंटेनेंस का, कि हम reliability को maintain करें so that the capability of the system वो continue रहे, maintain capability of the system. हमने इसमें बड़ी थॉरली केस स्टडी देखी थी जिसमें हमने कहा था कि ऑरलैंडो, हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जो कि क्या करती है, वहाँ पे जितने पावर जनरेशन हाउसेस हैं, टर्बाइन्स हैं, उनकी हर साल 3 हफ्ते के लिए उनको स्टॉप करते हैं और उनकी मेंटेनेंस करते हैं, जिसके ऊपर उनकी ह्यूज कॉस्ट आती है। हमने कहा था कि उसके ऊपर ह्यूज कॉस्ट इनकर होती है और फिर एवरी 3 इयर्स उसको हर टरबाइन को ओवरऑल करते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि वो उनकी जो मशीनरी है वो मेंटेन साथ साथ करते रहते हैं, हर साल उसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो वो कभी भी पावर शट डाउन नहीं होता, उनका टरबाइन कभी स्टॉप नहीं करता। एक दफ़ा उन्होंने उसमें बताया था केस स्टडी में कि उन्होंने जब मेंटेन कर रहे थे तो देखा कि टरबाइन का ब्लेड जो था, टरबाइन का ब्लेड क्रैक्ड था, तो उन्होंने फ़ौरन उस ब्लेड को चेंज कर दिया। और अगर वो ब्लेड चलते चलते टूट जाता तो उससे जो मशीनरी के अंदर डैमेज होनी थी उसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो $24 मिलियन थी, $24 मिलियन थी। तो मेंटेनेंस के ऊपर आपकी इट इज़ एन एक्सपेंस, मेंटेनेंस इज एन एक्सपेंस, बट व्हेन यू कंपेयर दिस एक्सपेंस in relation to the repair cost of breakage or the cost of power shortage या power outage, तो
आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज बेरेबल। इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स क्या हैं जी इसके अंदर? रिलायबिलिटी में इम्प्रूविंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी। एक तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप साथ साथ इम्प्रूव करते जाते हैं और जो प्रोडक्ट रिडंडेंट हो जिसको रिप्लेस करते जाते हैं। मेंटेनेंस, इम्प्लीमेंटिंग और इम्प्रूविंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इंक्रीजिंग रिपेयर कैपेबिलिटी और स्पीड। इम्प्लीमेंटिंग और इम्प्रूविंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आप क्या करते हैं? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं रादर देन कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस करनी पड़े आपको, उससे आपकी कैपेबिलिटी और स्पीड दोनों इंक्रीज होती है। मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी प्रोसीजर्स। एम्प्लॉय की क्या इन्वॉल्वमेंट है? एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, स्किल उनको ट्रेन कराया जाए, मेंटेनेंस के लिए रिवॉर्ड सिस्टम हो, जितने मशीनरी को मेंटेन रखे उतना रिवॉर्ड, उनको एम्पावर किया जाए, उनको डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी दी जाए कि वो खुद ही डिसीजन ले सके मशीन के बारे में, उसमें जो भी चीज़ ख़राब हो उसको रिपेयर कर सकें। अब प्रोसीजर्स क्या हैं कि वो मशीन को जो भी है मैन्युफैक्चरिंग मशीन है उसको क्लीन करेंगे, उसको लुब्रिकेट करेंगे, मॉनिटर, एडजस्ट, मेक माइनर रिपेयर्स, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखेंगे इसका कि उसकी क्या क्या रिपेयर्स हुई, और विच विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, मेंटेनेंस इन्वेंट्री उनको कम रखनी पड़ेगी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड कैपेसिटी, रेपुटेशन फॉर क्वालिटी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी। Reduced variability be one of the achievement of the maintenance and reliability procedure maintenance strategy. फेलियर रेट हमने देखा था, फेलियर रेट की हम एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, हमने कहा था कि 20 एयर कंडीशनिंग यूनिट्स हैं डिजाइन फॉर यूज 1000 आवर्स के लिए, 1 फेल्ड आफ्टर 200 आवर्स, 1 आफ्टर 600 आवर्स। तो उसका हमने मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स और फेलियर रेट दोनों हमने कैलकुलेट किए थे, और हमने कहा था कि फेलियर पर ट्रिप जो है दैट इज 0.153 फेलियर पर ट्रिप। तो यू कैन एक्चुअली गो थ्रू थॉरली टू दीज कैलकुलेशंस, दे विल कम इनटू द एग्जाम। मेंटेनेंस, 2 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस हैं, एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है ब्रेक डाउन। Preventive is routine inspection and servicing to keep facilities in good repair. Breakdown होती है emergency और priority repairs on failed equipment. एक preventive होती है कि मशीन को आप और routine inspection करते रहते हैं, उसको सर्विस करते रहते हैं ताकि वो जो है गुड कंडीशन में रहे। एक होती है कि मशीन खराब हो गई, फेलियर हो गया और उसको ठीक करना। Then comes the chapter of decision making. How do you take a decision? डिसीजन का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं हम, प्रॉब्लम होगी तो उसका आप डिसीजन लेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहले प्रॉब्लम आ गई, फिर प्रॉब्लम के ऊपर आप एनालिसिस लगाते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, 2 तरह के। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लॉजिक आ जाती है, हिस्टोरिकल डाटा आ जाता है, मार्केट रिसर्च आ जाती है, साइंटिफिक एनालिसिस, मॉडलिंग आ जाती है। लॉजिक कि ये इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे, हिस्टोरिकल डाटा, पहले ऐसी किसी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन किसी ने यूज़ किया या कैसे डिसीजन लिया, मार्केट रिसर्च क्या कहती है इसका क्या, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस, मॉडलिंग टेक्निक्स। फिर क्वालिटेटिव कि इस डिसीजन के साथ इमोशनल जो फैक्टर क्या कौन से इन्वॉल्व है, इंट्यूशन, आपका दिल क्या कहता है, क्या इसका पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस और मोटिवेशन क्या है, र्यूमर्स क्या है। इन सारी चीज़ों पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके आप अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन डिवाइस करते हैं एंड यू टेक अ डिसीजन। मॉडल्स एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट, अब मॉडल्स हम यूज़ करते हैं डिसीजन में, साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? कैन हेल्प मैनेजर्स टू गेन डीपर इनसाइट्स इनटू द बिजनेस, मेक बेटर डिसीजंस, better assess alternative plans and actions, quantify, reduce, understand the uncertainty surrounding the business plans and actions. हम quantify कर सकते हैं uncertainty को। Decision theory में there are 2 terms, एक alternative decisions होते हैं, एक होते हैं state of nature। Alternative होता है course of action or choice, decision maker chooses among alternatives। Alternatives मैंने decision लिया है कि I want to
गो टू लाहौर। एक डिसीजन क्या है, वांट के आई एम गोइंग टू लाहौर। दूसरा डिसीजन क्या है, आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। तीसरा डिसीजन क्या है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। ये तीन मेरे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। स्टेट ऑफ नेचर, an occurrence over which the decision maker has no control, an occurrence over which the decision maker has no control। अब मेरा डिसीजन क्या था, मैंने लाहौर जाना है, मैंने लाहौर जाना है और मैं कहता हूँ कि मैं लाहौर जाऊँगा और लाहौर मैं कहता हूँ कि जी मुझे काम है लाहौर में, मैंने लेट्स सपोज मैंने शॉपिंग करनी है और लाहौर जाना। मैं कहता हूँ कि या मैं शॉपिंग लाहौर से कर लूँ, या मैं शॉपिंग इस्लामाबाद से कर लूँ, या मैं शॉपिंग ही ना करूँ। अब अगर मैं लाहौर से शॉपिंग करता हूँ तो और लाहौर पहुँचता हूँ तो क्या स्टेट ऑफ नेचर कि मार्केट बंद थी या मार्केट खुली थी। मार्केट खुली होगी तो मैं शॉपिंग कर सकूँगा, मार्केट बंद होगी तो नहीं कर सकूँगा। दो स्टेट्स हैं नेचर की। इसी तरह इस्लामाबाद और कहीं नहीं शॉपिंग कर ही नहीं रहा। तो एक एग्जांपल जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जी आई एम टेकिंग अ डिसीजन कि मैंने शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करने में लाहौर जा रहा हूँ, मैंने शॉपिंग करनी है मैं शॉपिंग करने इस्लामाबाद जा रहा हूँ, या मैं शॉपिंग नहीं कर रहा। तीन मेरे पास ऑल्टरनेटिव डिसीजंस हैं, इनमें से तीनों में से कोई एक मैंने चूज़ करना है। अब लाहौर जाने की भी दो स्टेट्स हैं कि मैं लाहौर जाता हूँ और कल मार्केट बंद है, या मैं लाहौर जाता हूँ मार्केट खुली हुई। अगर मार्केट खुली होगी तो उसका आउटकम क्या होगा, मैं शॉपिंग कर सकूँगा। मार्केट बंद होगी तो उसका आउटकम होगा कि मैं शॉपिंग नहीं कर सकूँगा। तो इसका मतलब है कि मैं शॉपिंग जब नहीं कर सकूँगा तो मेरी जो डिसीजन था लाहौर जाने का, वो मेरी कॉस्ट जो है वो मेरा लॉस है। और अगर मैं जो शॉपिंग करता तो मेरे जो वो है जो अगर लाहौर से जितनी मैं सस्ती शॉपिंग करता वो मेरा प्रॉफिट था, आउटकम। इसी तरह इस्लामाबाद में अगर शॉप्स खुली हुई हैं और मैं वहाँ से शॉपिंग करता हूँ और अच्छी शॉपिंग करता हूँ तो वो मेरा प्रॉफिट है। और अगर इस्लामाबाद से मैं शॉपिंग नहीं शॉप्स बंद है नहीं कर पाता तो इस्लामाबाद जाने की कॉस्ट मेरा लॉस है। और जो मेरा तीसरा डिसीजन है कि मैं शॉपिंग नहीं कर रहा तो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। डिसीजन के स्टेट्स ऑफ नेचर, जैसे हमने कहा कि एक दो डिसीजन है, एक अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2 और उसकी स्टेट 1 स्टेट 2। आउटकम फिर उसी हिसाब से हर स्टेट और हर अल्टरनेटिव की एक आउटकम है फिर दूसरी आउटकम है, फिर उसी तरह हर अल्टरनेटिव की एक स्टेट की आउटकम है, एक दूसरे स्टेट की आउटकम है। फिर हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं अनसर्टेनिटी में। मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन और एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम क्या करते हैं वो, अब हम अनसर्टेन है ना, अनसर्टेनिटी कैसे कि मुझे स्टेट्स ऑफ नेचर नहीं पता, मुझे नहीं पता कि लाहौर में मार्केट खुली होगी या बंद होगी, या तो मुझे सर्टेनली पता हो कि भाई आज दुकान खुली होगी आज बंद होगी। अब मुझे नहीं पता, अनसर्टेन है, तो मैं अनसर्टेनिटी में फिर मैं कैसे लूँगा मैक्स। तीन अप्रोचेज हैं कि मैं एक तो मैक्स है कि चूज द ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मैक्सिमम आउटकम फॉर एवरी ऑल्टरनेटिव। क्या करूँगा कि मैं उस ऑल्टरनेटिव को चूज करूँगा जो कि मेरी मैक्सिमाइज कर रहा होगा आउटकम, जिसमें मेरी आउटकम मैक्सिमाइज हो रही। फिर मैक्सिमिन, चूज ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस द मिनिमम आउटकम। फिर मैं एक वो देखूंगा जिसके अंदर मेरी आउटकम मैक्सिमाइज हो रही है, मिनिमम जितनी मेरी मिनिमम आउटकम्स है उसमें जो मैक्सिमम आउटकम है उसको मैं चूज करूँ। या मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ हर ऑल्टरनेटिव डिसीजन की, और जिस डिसीजन की एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा होगी वो मेरा फाइनल डिसीजन होगा। जैसे कि हमने इसके अंदर एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी और हमने उसमें कहा था कि मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। अब मेरे पर डिसीजंस क्या हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है, एक मैं बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और मैं एक स्मॉल फैक्ट्री या छोटी फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ या मैं नहीं लगाना चाहता। तीन डिसीजंस हैं। पहला का क्या है, पहला का स्टेट ऑफ नेचर क्या है कि मैं बड़ी फैक्ट्री लगाता हूँ और मार्केट फेवरेबल होगी तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मार्केट अनफेवरेबल होगी तो इतना लॉस होगा। कंस्ट्रक्ट लार्ज प्लांट, फेवरेबल मार्केट होगी तो 200,000 मुझे प्रॉफिट होगा, अनफेवरेबल मार्केट होगी तो 180,000 का लॉस होगा। स्मॉल प्लांट, अब मैं छोटी फैक्ट्री लगाता हूँ तो फेवरेबल अगर मार्केट हुई तो 100,000 का प्रॉफिट और अगर अनफेवरेबल हुई तो -20,000 का लॉस। डू नथिंग, कुछ भी ना करने की, ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल, कोई कॉस्ट नहीं। मैक्सीमैक्स कि अब मैं क्या करता हूँ
वो ऑल्टरनेटिव और वो स्टेट ऑफ नेचर देखता हूँ जिसके अंदर मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। दैट इज कि मैं अब लार्ज प्लांट लगाऊंगा और मैं कंसिडर करूंगा फेवरेबल मार्केट होगी। मैक्सिमम में मैं देखता हूं कि मेरी अब अनफेवरेबल मार्केट को देख रहा हूं। अब मैक्सिमम का मतलब है कि जो लोएस्ट वैल्यूज हैं उसमें हाईएस्ट। अब लोएस्ट वैल्यूज क्या है, -180,000 है और -20,000 है, ये हमारी लोएस्ट वैल्यूज हैं। अब इन दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, इन दोनों में हाईएस्ट मेरी 0 है और 0। तीन मेरे ऑल्टरनेटिव्स थे। पहला ऑल्टरनेटिव क्या था, लार्ज प्लांट, बड़ा प्लांट लगाऊं, दूसरा था छोटी फैक्ट्री लगाऊं, तीसरा कुछ भी ना करूं। तीनों की डिफरेंट कॉस्ट है। अब मैक्स के अंदर मैक्स में मैं करता हूं कि मेरी मैक्सिमम आउटपुट आउटकम किस डिसीजन किस ऑल्टरनेटिव के स्टेट में आ रही है, वो थी मेरी लार्ज प्लांट लगाऊं और फेवरेबल मार्केट हो। मैक्सिमम में क्या करता हूं कि मैं देखता हूं कि मेरी जो मिनिमम आउटकम्स हैं उसके अंदर हाईएस्ट कौन सी है। तो मिनिमम में आपकी एक 180,000 है, एक -180,000 है, एक -20,000 है, एक 0 है। 0 डू नथिंग की अनफेवरेबल की कॉस्ट 0 है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि जी 0 मैं आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैक्सिमम के अंदर आई विल टेक द डिसीजन दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू की इक्वेशन है, हमने ड्राइव करना, हमने इसको इन डिटेल हमने डिस्कस किया था सेशन में कि हमारे पास वैल्यू ऑफ पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पे ऑफ और नंबर ऑफ स्टेट्स, जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं और वैल्यू ऑफ पे ऑफ क्या, हमारी आउटकम की वैल्यू और हमारी प्रोबेबिलिटी आउटकम की। अब हम अगर कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.5 है, 50% चांस है कि मार्केट फेवरेबल होगी, 50% चांस है मार्केट अनफेवरेबल होगी। तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि पहला हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव डिसीजन, पहला क्या था हमारे पास, लार्ज प्लांट की हमारे पास एक जो आउटकम थी वो कितनी थी, 200,000 फेवरेबल में, 200,000 इंटू 0.5 प्लस -180,000 इंटू 0.5, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी, 10,000 आ गई। इसी तरह हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे स्मॉल प्लांट की और डू नथिंग की भी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आ गई। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू अब हमारी मैक्सिमम किस में है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी स्मॉल प्लांट में। तो आई विल टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू क्राइटेरिया। हमें पास 3 क्राइटेरिया है डिसीजन लेने के लिए, एक मैक्सीमैक्स है, एक मैक्सीमिन है और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो तीनों के ऊपर मैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू हमें क्या देख सकता हूँ कि मैंने कौन सा डिसीजन लेना है। तो अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मेरे इस डिसीजन क्या लूंगा कि आई विल कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल प्लांट, मैं छोटी फैक्ट्री लगाऊंगा। देन इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में हमने कहा था कि जो सिंबल्स यूज होते हैं वो नोड होता है और उसके बाद हमारा डिसीजन नोड होता है और हमारे पास एक स्टेट ऑफ नेचर नोड होता है। 2 तरह के नोड होते हैं। डिसीजन नोड को हम स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो होता है स्टेट ऑफ नेचर नोड होता है उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। डिसीजन ट्री इस तरह का होता है। हमारा डिसीजन क्या था, हमारा डिसीजन नोड क्या था, हम डिसीजन किस बारे में लेना चाहते हैं कि मैं लार्ज फैक्ट्री लगाऊं कि स्मॉल फैक्ट्री। मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, लार्ज स्मॉल, और फिर हर लार्ज फैक्ट्री लगाऊं तो स्टेट 1 मेरी फेवरेबल, स्टेट 2 अनफेवरेबल, इसी तरह स्मॉल फैक्ट्री के स्टेट 1 स्टेट 2। अब हम लार्ज डिसीजन ट्री सोल्यूशन इसका हम देखते हैं कि मेरा पहला क्या था, मैंने डिसीजन लेना था कि मैं व्हाट शुड आई डू, कि मैं नोड 1 पे डिसीजन लूँ, नोड 3 पे। अब इसमें 3 डिसीजन हैं, 1 2 3। तो इसके अंदर और हमने आउटकम्स देखने हैं और ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज इसकी कैलकुलेट की हुई। तो अगर हम देखें कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 8.3 है किसके ऊपर, हमारे जो डिसीजन 3 के नोड के ऊपर, तो और उसका दूसरा जो ऑल्टरनेटिव वो 9.6 है। तो हम 8.3 के ऊपर हमने क्रॉस लगा दिया कि 8.3 वाला हम जो है हम जो डिसीजन है वो कैंसिल हो गया, अब हम 9.6 कंसिडर करेंगे। तो 9.6 हमारे डिसीजन 3 की हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 9.6 आ गई। डिसीजन 2 के ऊपर देखें, डिसीजन 2 के ऊपर हम कहते हैं कि हमारी 10 आती है। डिसीजन 2 जो है उसके 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं,
डिसीजन 2 के दो स्टेट्स हैं, एक हमारी आती है जिसकी हमारे आउटकम 10 है और एक की हमारी आउटकम 10.4 है। तो हम 10.4 इज ग्रेटर, तो हम उसको क्रॉस करके 10.4 कंसिडर करेंगे, तो डिसीजन 2 इज के हम 10.4 कंसिडर करेंगे। अब हमारे पास डिसीजन 1 क्या है? डिसीजन 1 ये है कि मैं या तो जो 9.6 आउटकम है उसको कंसिडर करूं, या फिर मैं बाकी की जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करूं। तो 10.28 आती है हमारे पास दूसरे नोड की, तो 10.28 इज लार्जर देन द 9.6, तो आई विल टेक द डिसीजन कि आई विल चूज द डिसीजन ऑफ 10.28 बिकॉज उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा। Then comes the chapter of transportation modeling. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, होती क्या? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मेरे पास हैं बायर्स हैं और सेलर्स हैं। अब बायर, अब जिस तरह ये एक नॉर्थ अमेरिका का एक मैप बना हुआ है, प्रोड्यूसर्स इसमें दिए हुए हैं, इसके अंदर एल्बरक्यूक दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसमें देखें एल्बरक्यूक, आप लेफ्ट साइड पे देखें एल्बरक्यूक है जिसको 300 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। तो एल्बरक्यूक क्या है? मेरा कस्टमर है जिसको 300 यूनिट रिक्वायर्ड है। उससे ऊपर डेसमोनिस है जो कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर की कैपेसिटी 100 यूनिट्स है। और उसके बाद उससे नेक्स्ट राइट साइड पे देखें क्लीवलैंड है जो कि मेरा कस्टमर है जिसको 200 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। उससे आगे फिर राइट पे देखें बॉस्टन है, बॉस्टन को 200 यूनिट्स रिक्वायर्ड है। और नीचे फोर्ट लॉडरडेल है, फोर्ट लॉडरडेल जो है प्रोड्यूसर है, उसकी कैपेसिटी 300 है। और उससे ऊपर इवेंट्सविल है जिसकी कैपेसिटी 300 है। अब ये प्रोड्यूसर, 3 प्रोड्यूसर्स हैं, 3 कस्टमर्स हैं, 3 प्रोड्यूसर्स हैं, 3 जो हैं आपके रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब ये आपस में डिमांड और सप्लाई को कैसे मैच करें? क्योंकि जो जितने ये रूट्स इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, जितने ये एरोज लगे हुए रूट्स हैं, हर रूट की एक पॉइंट से एल्बरक्यूक से डेसमोनिस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, डेसमोनिस से बॉस्टन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट है, एल्बरक्यूक से इवेंट्सविल की, इवेंट्सविल से बॉस्टन की, फोर्ट लॉडरडेल से जो है क्लीवलैंड की, फोर्ट लॉडरडेल से बॉस्टन की, वहाँ से एल्बरक्यूक की, हर रूट की पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिफरेंट है। तो हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने जो सप्लायर्स हैं उनको हमने बायर्स के साथ, बायर्स और सप्लायर्स की डिमांड और सप्लाई हमने आपस में मैच करनी है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए हमने देखा था कि 3 तरह के हमारे पास मॉडल्स हैं जो हम यूज करते हैं। एक हमारे पास है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, आप खड़े हों, आपके सामने बिल्कुल अगर आप देखें तो आप कहते हैं कि जी मेरे सामने नॉर्थ है और लेफ्ट के ऊपर वेस्ट है। तो हम इसका मतलब है ये हमने एक टेबल बना लिया। हमने टेबल के अंदर लेफ्ट साइड का जो पहला कॉलम है उसके ऊपर हमने सारे के सारे जितने आपके वेयर हाउसेस हैं, जितने हमारे पास वो हैं नॉट वेयर हाउसेस, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लिस्ट डाउन कर दिया। और हमारे जो हॉरिजॉन्टली जो ऊपर 2 हैं वो हमारी वेयर हाउसेस हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब हमारी डेसमोनिस की फैक्ट्री कैपेसिटी हमने उसके आगे आखिरी कॉलम जो है उसमें कैपेसिटी दी हुई है, वो डेसमोनिस की 100 कैपेसिटी है, इवेंट्सविल की 300 है, फोर्ट लॉडरडेल की 300 है। और ये हमारे जो हॉरिजॉन्टली टॉप के ऊपर हमारे पास एल्बरक्यूक, बॉस्टन, क्लीवलैंड है, इनकी हमने वेयर हाउस रिक्वायरमेंट्स भी नीचे दे दी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का मतलब है कि सबसे पहले हमने पहला बॉक्स जो है उसको फिल करना है। और बॉक्स के अंदर आप स्मॉल बॉक्सेस देख रहे हैं, उन स्मॉल बॉक्सेस में पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी दी हुई है। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब है कि हमने पहला जो लेफ्ट वाला टॉप कॉर्नर वाला बॉक्स है उसको फिल करना है। उसके बाद फिर हम आगे इस मैट्रिक्स को, इस टेबल को फिल करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंगली हम डेसमोनिस और एल्बरक्यूक की सबसे पहले डिमांड पूरी करेंगे। अब जो है डेसमोनिस है उसकी कैपेसिटी 100 है, डेसमोनिस हमारा प्रोड्यूसर है, उसकी कैपेसिटी 100 है। और जो हमारा एल्बरक्यूक है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 300 है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि वो 100 यूनिट्स तो डेसमोनिस से ले लेगा। अब बाकी उसको 200 यूनिट और चाहिए, 200 यूनिट फिर ले लेगा नेक्स्ट प्रोड्यूसर जो कि इवेंट्सविल है। इवेंट्सविल की कैपेसिटी 300 है लेकिन वो 200 दे देगा एल्बरक्यूक को।
अब एल्बुकर्क की कैपेसिटी 300 पूरी हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ जाएं, कॉलम बी में आ जाएं, बॉस्टन में आ जाएं। बॉस्टन को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको रिक्वायर्ड है 200 यूनिट्स। अब डेस मॉनेस के पास तो कोई यूनिट नहीं बचे, वो कुछ नहीं दे सकता। अब इवेंसविल के पास ऑलरेडी वो 200 यूनिट्स दे चुका है, एल्बुकर्क को तो 100 यूनिट बच गए हैं, तो 100 वो ले लेगा, बॉस्टन ले लेगा इवेंसविल से, फिर फोर्ट लॉडरडेल से, बाकी के 100 यूनिट्स उस फोर्ट लॉडरडेल से ले लेगा। अब क्लीवलैंड रह गया, क्लीवलैंड की कैपेसिटी 200 है और वो डेस मॉनेस के पास कोई यूनिट नहीं है, इवेंसविल के पास कोई यूनिट नहीं, फोर्ट लॉडरडेल के पास 200 यूनिट्स हैं, वो 200 यूनिट्स वो फोर्ट लॉडरडेल को दे देगा। So this is how we match the supply and the demand of the producers and the distributors according to the northwest corner rule. फिर हमने इसमें एक और देखा, स्टेपिंग स्टोन मेथड देखा था। स्टेपिंग स्टोन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबसे मिनिमम जो लोएस्ट कॉस्ट वाला बॉक्स है उससे स्टार्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं कि उससे स्टार्ट करते हैं हमारे, और ये हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ऑलरेडी ये टेबल फिल कर लिया। उसके बाद जो खाली बॉक्स जो कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट वाला बॉक्स होता है उससे स्टार्ट करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं टूवर्ड्स मूव करते हैं द फिल्ड बॉक्स, और जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो प्लस होता है, जो जहाँ पे आपका ऑल्टरनेटिव साइंस। अब आपने पहले बॉक्स से स्टार्ट किया, आपने प्लस का साइन लगाया, उसके बाद आप 200 फील्ड बॉक्स के पास आए, फील्ड बॉक्स आगे एंड हो गया, तो एंड हो गया तो आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लिया, लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद फिर अगला बॉक्स एम्प्टी। आपने सिर्फ बॉक्सेस कौन से यूज करने होते हैं, जो फील्ड बॉक्सेस हैं उनके अंदर आप मूव करते रहे, और इवेंचुअली आप स्टार्ट पॉइंट के ऊपर वापस पहुंच गए। तो ये जो एक रूट बना है प्लस माइनस का, इसके थ्रू आप अपना क्लोज पाथ जो है डेस मॉनेस टू क्लीवलैंड, आप उसके अंदर डेस मॉनेस टू क्लीवलैंड जो है उसको आप ड्राइव कर लेते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपनी शिपमेंट डिमांड एंड सप्लाई मैच कर लेते हैं। देन हमारे पास इनिशियल लोएस्ट कॉस्ट मेथड था। लोएस्ट कॉस्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, आप सबसे पहले जो लोएस्ट कॉस्ट जिसकी है, लोएस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है जिन प्रोड्यूसर और सप्लायर की, उसको मैच करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट पे, नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं, उससे नेक्स्ट पे चले जाते हैं। दिस इज हाउ यू मैच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ योर बायर एंड सप्लायर्स। Then there was another chapter which was queuing models, queuing या waiting line models। तो queuing situations हमने डिस्कस की थी। क्यू होती क्या, लाइन में खड़े होकर आपने कोई भी चीज़ क्यू में लग जाते हैं। सिचुएशन सुपरमार्केट है, तो वहाँ पे क्या है, अराइवल एंड क्यूज के ग्रॉसरी शॉपर्स हैं जो क्या करते हैं कि शॉपिंग करते हैं, उसके बाद लाइन में लग के या क्यू में खड़े होकर अपने बिल पे करते हैं और चले जाते हैं। तो सर्विस प्रोसेस क्या है, चेकआउट क्लर्क्स एट कैश रजिस्टर, चेकआउट पॉइंट के ऊपर वो क्यू लाइन लगती है। हाईवे टोल बहुत है, तो वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ आती हैं और अपने टोल टैक्स पे करती हैं। डॉक्टर ऑफिस है तो पेशेंट्स आते हैं और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए लाइन में क्यू बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम्स है तो प्रोग्राम्स टू बी रन, तो कंप्यूटर प्रोसेस बारी बारी एक एक करके वो प्रोग्राम को जो है वो प्रोसेस करता है। टेलीफोन कंपनी है, उसमें आप कॉल कर रहे हैं तो स्विचिंग जैसे जैसे आपके जो कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्री होते जाते हैं तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली स्विच होती जाती है, उनके पास जाती है। बैंक में कस्टमर्स हैं जो कि ट्रांजैक्शंस, टेलर बैठा हुआ है, वो एक एक का आप बिल जमा कराने जा रहे हैं, कोई चेक देने जा रहे हैं, वो एक एक का बारी बारी आप लाइन लगा के उसके पास खड़े होते हैं, तो वो आपको आपका सर्विस प्रोवाइड करता है। मशीन मेंटेनेंस है, ब्रोकन मशीन है, रिपेयर पीपल फिक्स मशीन्स। हार्बर है, शिप्स आ रहे हैं तो शिप्स आ रहे हैं तो वो डॉक के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, तो बारी बारी अपनी बारी के ऊपर अनलोड होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ वेटिंग लाइन, अब ये हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी वेटिंग लाइन की। तो इसमें हमने कहा था कि जी एक हमने सर्विस स्टेशन है, सर्विस स्टेशन में क्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है, गाड़ियाँ हैं, गंदी हैं, मट्टी लगी हुई है, वो आती हैं सर्विस स्टेशन के ऊपर, सर्विस स्टेशन के ऊपर आती हैं, फिर अपनी लाइन में वेट करती हैं, अपनी लाइन के अंदर एंटर होती हैं और उसके बाद सर्विस फैसिलिटी पे आती हैं। सर्विस फैसिलिटी के अंदर जाके वॉश होती हैं, वॉश होके वो एग्जिट करती हैं और फिर उसके बाद वो चली जाती हैं। तो अराइवल टू द सिस्टम, इन द सिस्टम और एग्जिट टू द सिस्टम, ये तीन उसके पार्ट्स हैं वेटिंग लाइन के।
अब अराइवल के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बिहेवियर ऑफ अराइवल, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल्स, वेटिंग लाइन में लिमिटेड, अनलिमिटेड, क्यू डिसिप्लिन, सर्विस करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सर्विस डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। तो ये सारी आप इसकी क्यूइंग मॉडल्स की डिफरेंट कैलकुलेशन पैटर्न्स हैं। देन कम्स क्यूइंग सिस्टम डिज़ाइन। क्यूइंग सिस्टम जो है उसके 4 डिज़ाइन हैं: सिंगल चैनल सिंगल फेज, सिंगल चैनल मल्टी फेज, मल्टी चैनल सिंगल फेज, मल्टी चैनल मल्टी फेज। तो ये डिफरेंट क्यूज़ के डिज़ाइंस हैं। अब हम देखते हैं कि एक डेंटिस्ट का ऑफिस है, उसके अंदर डेंटिस्ट के ऑफिस के अंदर लोग आते जाते हैं, बैठते जाते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, और डेंटिस्ट एक ही डेंटिस्ट है जो कि हर पेशेंट को देखता है और उसके बाद पेशेंट को ऑपरेट करता है और पेशेंट चला जाता है, बिल पे करता चला जाता है। दिस इज सिंगल चैनल सिंगल फेज। सिंगल चैनल है, क्यू का एक ही लाइन में आते हैं लोग, एक ही फेज है जिसके पास वो एक ही डॉक्टर जिसके पास अपने दांत दिखाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। दिस इज सिंगल चैनल सिंगल फेज। सिंगल चैनल मल्टी फेज, बेसिकली फेज आपका क्या इंटरेक्शन है। सिंगल चैनल मल्टी फेज, मैकडोनल्ड्स डुअल विंडो ड्राइव थ्रू। डुअल विंडो ड्राइव थ्रू क्या है? मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट पे आप जाएं तो एक तो आप रेस्टोरेंट में बैठ के खा सकते हैं, एक आप अपनी उनकी डिलीवरी विंडो से जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक 2 विंडोज हैं, एक पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, एक से ऑर्डर रिसीव करते हैं। तो सिंगल चैनल है, एक ही लाइन में लोग आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं। एक अब पहला फेज क्या है? ऑर्डर प्लेस करें, विंडो पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगला फेज क्या है? आप ऑर्डर रिसीव करते हैं। So 2 phases, multi-phase. Then comes most banks and post office service windows. Service windows में क्या होता है? multi channel single phase, multi channel single phase कि बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस के अंदर सर्विस विंडोज के अंदर क्या होता है कि मल्टी चैनल्स होते हैं। मल्टी चैनल्स कैसे होते हैं? 2-3 लाइनें लगी हुई हैं, और 2-3 लाइनें लगी हुई हैं, और अब वो जो आगे डेस्क हैं, अब जैसे बैंक में अब जाते हैं तो बैंक में 3 काउंटर्स लगे हुए हैं। अब वो तीनों काउंटर एक ही काम कर रहे हैं। आप किसी भी काउंटर पे जाके चेक जमा करा सकते हैं, किसी भी काउंटर से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज सिंगल फेज। तीनों काउंटर्स, तीनों फेज जो है एक ही काम कर रहे हैं। अब हमने जैसे उसमें कहा था लास्ट एग्जांपल में मैकडोनल्ड्स की, तो वो मल्टी फेज क्यों था? क्योंकि एक जो आपका फेज था वो ऑर्डर रिसीव करता है और पेमेंट लेता है, एक आपका फेज जो था वो ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। अब ये तीनों जो फेजेस हैं, तीनों डेस्क हैं या तीनों काउंटर्स हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन 3 डिफरेंट लाइंस हैं। तो मल्टी चैनल में लोग आते हैं, मल्टी लाइंस में लोग आते हैं, और आगे जो काउंटर्स हैं वो सिंगल फेज हैं। कॉलेज रजिस्ट्रेशन, अराइवल, मल्टी चैनल मल्टी फेज। 2 आपके पास लगे हुए हैं, 2 डेस्क आपने रखे हुए हैं, 2 लाइनें, मल्टी चैनल है, 2 लाइनों में आपके स्टूडेंट्स आते हैं, आके वो दोनों उन डेस्क के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद वो क्या उन्हें बताते हैं कि जी हाँ रजिस्ट्रेशन है। वो पूछते हैं आप बीबीए की रजिस्ट्रेशन के लिए, एमबीए की? वो कहते हैं जी मैं बीबीए की रजिस्ट्रेशन की। तो वो बीबीए वाली रजिस्ट्रेशन आपके काउंटर पे भेज देता आपको। ये पहले दो जो काउंटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये इनिशियल स्क्रूटनी कर रहे हैं, इनिशियल चेकिंग कर रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो बीबीए के लिए आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट एमबीए के लिए आ रहा है। फिर उसको रेलेवेंट विंडो पे बीबीए की भेज देते हैं, रेलेवेंट विंडो एमबीए की भेज देते हैं। तो मल्टी चैनल है और उसके बाद मल्टी फेस्ड है। बीबीए की अलग फेज है, एमबीए का अलग फेज है। तो मल्टी फेज, और जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी मल्टी चैनल में आ रहे हैं। देन क्यूइंग मॉडल्स, 4 क्यूइंग मॉडल्स हेयर ऑल एज्यूम्स। हमने क्यूइंग जो भी 4 क्यूइंग मॉडल्स देखे थे जिसके अंदर सिंगल फेज, सिंगल चैनल, सिंगल चैनल मल्टी फेज, मल्टी चैनल सिंगल फेज, मल्टी चैनल मल्टी फेज। ये 4 क्यूइंग मॉडल्स हैं जिसको हम इन चारों का अब हम कैसे इनका एनालिसिस कैसे करते हैं, इनका एनालिसिस हम इनको क्वांटिफाई कैसे करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू करते हैं, 5-4 डिसिप्लिन सिंगल सर्विस फेज के थ्रू। ये 3 टेक्निक्स हैं जो कि हम इसके ऊपर एजम्पशंस हैं जो बेसिकली हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। इन सब
मैं एक दो दोबारा बता दूं, क्यूइंग मॉडल्स हमारे पास 4 क्यूइंग मॉडल्स हैं जो अभी हमने पढ़े, अभी हमने डिस्कस किए, और उनके ऊपर हम ये तीनों एजम्पशंस अप्लाई करते हैं कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अराइवल्स होंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? रैंडमली जितने आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो रैंडमली आ रहे हैं, किसी एक पैटर्न में नहीं आ रहे कि पहले 5 स्टूडेंट आते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 5 आते हैं, फिर 2 आते हैं, अपने रैंडमली 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गए, रैंडमली वो आ रहे हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हम रैंडमली अराइव कर रहे हैं। FIFO डिसिप्लिन है, पहले जो आता है उसको पहले सर्व किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर सिंगल सर्विस फेज के हर लाइन में वो एक सिंगल लाइन के अंदर हर कस्टमर या हर जो स्टूडेंट है वो एक लाइन में चल रहा है, वो एक स्टूडेंट 2 लाइन्स में नहीं, डबल मल्टी फेज में नहीं चल सकता। तो ये हम तीनों एजम्पशंस ये चारों मॉडल के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। न पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया कि इससे आप probability ऑफ अराइवल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके रैंडमनेस को रैंडम उसको बताती है कि जो है वो रैंडम ये बताती है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि आपके जो हैं कस्टमर्स हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी क्यू में खड़े हैं वो रैंडमली अराइव कर रहे हैं, दे आर कमिंग इन रैंडमली कमिंग इन। तो और बेसिकली दिस प्रोबेबिलिटी इज अबाउट मोर देन 600 पीपल विल कम फॉर द डिनर एट अ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट। हम जब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम बेसिकली बता रहे होते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोग रैंडमली इस रेस्टोरेंट में आज खाना खाने आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हमने सारे जो थे क्यूइंग मॉडल्स और इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी कैलकुलेशंस हमने थॉरली वी वेंट थ्रू देम एंड दे आर इम्पॉर्टेंट एज वेल, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। एक हमने एडिशनल चैप्टर देखा था विच वाज अबाउट कैपेसिटी एंड कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट, जिसमें हमने कहा था प्लानिंग ओवर अ टाइम होराइजन, हम कंस्ट्रेंट्स को कैसे करते हैं, ऑप्शंस फॉर एडजस्टिंग कैपेसिटी, हम अपने कंस्ट्रेंट्स की वजह से अपनी कैपेसिटी को कैसे एडजस्ट करते हैं, कैपेसिटी को मैनेज कैसे करते हैं। हमने कहा था हम लॉन्ग रेंज अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज में हम कहते हैं कि हम फैसिलिटीज़ ऐड कर लेंगे, इंटरमीडिएट के अंदर हम क्या करते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्विपमेंट ऐड करते हैं, शॉर्ट रेंज के अंदर हम जॉब्स को स्केड्यूल करते हैं, हम अपनी शिफ्ट्स ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, मशीनरी ज़्यादा एलोकेट कर देते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, पहले लॉन्ग रेंज और इंटरमीडिएट के अंदर हम अपनी कैपेसिटी एनहांस कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और जो शॉर्ट रेंज के अंदर हमारी जो ऑलरेडी जो हमारी कैपेसिटी होती है उसको बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Tactics for matching capacity to demand, increasing decreasing employees and shifts। हम डिमांड और सप्लाई या डिमांड और कैपेसिटी को आपस में कैसे मैच करते हैं कि हम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयज़ बढ़ा लेते हैं, शिफ्ट्स बढ़ा लेते हैं। एडजस्टिंग इक्विपमेंट, परचेजिंग एडिशनल मशीनरी, सेलिंग और लीजिंग आउट एग्जिस्टिंग, हम अपने मशीनरी को भी एडजस्ट करते हैं। इम्प्रूव प्रोसेस टू इंक्रीज थ्रूपुट, हम अपनी प्रोसेस जो थ्रूपुट है, एक प्रोसेस है दूसरे प्रोसेस तीसरे, उस थ्रूपुट को हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं थ्रू एफिशिएंसी। रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट, एडिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस के चेंज होने की वजह से हम प्रोसेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं ताकि हर प्रोडक्ट को हम अलग उसको देख सकें। फिर क्लोजिंग फैसिलिटीज़ कि हम या तो हम कैपेसिटी अगर हमारी नहीं है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी फैसिलिटी को क्लोज करके हम उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं डिमांड को मीट करने के लिए। Bottleneck analysis and theory of constraints, very important. Capacity analysis determines the throughput capacity of workstations in a system. A bottleneck has the lowest effective capacity in a system. A bottleneck is a limiting factor or constraint. हम क्या करते हैं, अपना जो हमारा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को एनालाइज करते हैं, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कौन सा वर्क स्टेशन है जिस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ द बॉटलनेक। और फिर हम उस वर्क स्टेशन की मैनेजमेंट करते हैं, उसके हम कंस्ट्रेंट्स रिमूव करते हैं सो दैट के हमारा वहाँ लीड टाइम कम हो जाए। Then we talked about another very important concept which is break-even analysis. It is a technique for evaluating process and equipment alternatives. Objective is to find the break-even point in dollars or in units. हम basically break-even point
कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्यों कैलकुलेट करते हैं हम वो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स वी वांट टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी यूनिट्स शुड वी प्रोड्यूस कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे देयर इज अ नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन। तो हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जाए और हमें लॉस ना इनकर हो, कितने हम डॉलर्स की सेल करें तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट वहां पे कवर हो जाए और हमें वहां पे लॉस इनकर ना हो। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर हमारा लॉस नहीं हो रहा होता लेकिन हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता। रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल और रेवेन्यू के हम इसमें करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। देन एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, EMV एंड कैपेसिटी डिसीजंस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था हमने डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू या हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और हम फिर डिसीजन देख लेते हैं कि हम विच डिसीजन इज़ द मोस्ट फिजिबल वन, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 3 या ऑल्टरनेटिव 4। जैसे इसमें लार्ज प्लांट, मीडियम प्लांट, स्मॉल प्लांट की एग्जांपल है और डू नथिंग। और इन सब के हम फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, अनफेवरेबल मार्केट स्टेट ऑफ नेचर्स, तो हमारी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और हमारे पास इनके आउटकम्स भी गिवन है। तो हम हर जो ऑल्टरनेटिव है उसके लिए उसके स्टेट ऑफ नेचर जो है हमारी फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों की प्रोबेबिलिटी आउटकम्स हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, जिससे कि हमारे पास फिर डिसीजन लेने में हमारे पास आसानी हो जाती है। तो जिस ऑल्टरनेटिव की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू हम उसको कंसिडर करते हैं। देन फेजेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी हमने डिस्कस किए थे कि फेजेस क्या हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। सबसे पहला इंस्पेक्शन ऑफ लॉट्स, आप कैसे क्वालिटी को एश्योर कैसे करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स की बिफोर एंड आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, आफ्टर प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कि जब आप ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आप क्या करते हैं उसको इंस्पेक्शन करते हैं तो आप करेक्टिव एक्शन भी साथ साथ इंप्लीमेंट करते जाते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करते जाते हैं क्वालिटी में। फिर क्वालिटी बिल्ट इनटू द प्रोसेस, पे प्रोसेस का आप पार्ट बना देते हैं क्वालिटी। और जो हमारा पहला था एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, प्रोसेस कंट्रोल, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज द लीस्ट प्रोग्रेसिव, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग हम करते जाएंगे उतना हम अपना लीड टाइम बढ़ता जाता है, लीड टाइम हमारी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो जो अगर हम कंटिन्यूसली इंप्रूव भी उसको साथ साथ करते जाए तो दैट इज मोर प्रोग्रेसिव, जिससे हमारी टोटल कॉस्ट रिड्यूस होती है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, SPC, वेरिएशन एंड कंट्रोल, रैंडम वेरिएशन और असाइनेबल वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन होती है जो कि नेचुरल वेरिएशन होती है आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस क्रिएटेड बाय काउंटलेस माइनर फैक्टर्स, आपके प्रोडक्ट डिफॉल्ट्स में फॉल्ट्स आ रहे हैं वो सारी आपकी वेरिएशंस हैं। असाइनेबल होती है वेरिएशन वो सोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, कि आप उसको सोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेरिएशन किस वजह से आ रही है और उसके बाद आप उसको सोर्स की मैनेजमेंट करते हैं, आप उसको ठीक कर लेते हैं। तो इसे हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल भी कहते हैं। तो हम अपने प्रोसेस को बेसिकली स्टैटिस्टिकली विद डेटा आप उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एरर्स भी हैं जिसमें टाइप 1 एरर है। टाइप 1 एरर हम उसको कहते हैं जब हम कहते हैं कि प्रोसेस इज इन कंट्रोल, जबकि हम कहते हैं प्रोसेस इज नॉट इन कंट्रोल, कि प्रोसेस जो है हमारे नॉट इन कंट्रोल है। इसका मतलब अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट से हमारे जो आउटकम है वो बाहर चली गई है। तो हालांकि होता ही है कि वो कंट्रोल लिमिट के अंदर ही होता है हमारा आउटकम्स में। तो टाइप 2 एरर होता है कि जब आप कहते हैं इट इज़ इन कंट्रोल लेकिन एक्चुअली इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये दो तरह के टाइप 1 टाइप 2 एरर्स हैं जो कि हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में यूज़ करते हैं। देन वी यूज़ कंट्रोल चार्ट्स, द प्रोसेस टू यूज़ कंट्रोल चार्ट्स। अब हम किस पॉइंट के ऊपर प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं, जब आप अपनी कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन कर लेते हैं कि जी मेरा मेन ये है, एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज के ऊपर अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट। और अगर आपका प्रोडक्ट विद इन द वेरिएशन रेंज के अंदर है अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट में, तो आप कहते हैं तो आप ये चार्ट्स डिफाइन कर लेते हैं। चार्ट्स के थ्रू एक्स बार चार्ट है, आर चार्ट है, सी चार्ट है, पी चार्ट, इनके थ्रू आप ये डिफरेंट चार्ट्स हैं जो हमने देखे थे लेक्चर्स के अंदर, हमने इनको थॉरली उस डिस्कस भी किया था। तो ये चार्ट्स हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं कि हमारी जो है प्रोसेस कंट्रोल जो है वो विद इन कंट्रोल लिमिट्स है या इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। फिर व्हाट सैम्पल साइज टू टेक, फिर व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट टू यूज़, वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ये डिसीजंस भी हम लेते हैं जब हम कंट्रोल चार्ट्स को डिफाइन करते हैं, कंट्रोल चार्ट्स को देख रहे होते हैं।
Then process capability. Tolerance or specifications, range of acceptable values established by engineering design or customer requirement. Process variability, natural variability in a process. Capability क्या है? Process variability relative to specification. टॉलरेंस क्या होती है? टॉलरेंस वो लिमिट होती है जिसके अंदर विद इन द रेंज अगर आपका आउटकम है तो यू से कि जी इट इज इन टॉलरेबल रेंज, तो द प्रोसेस इज फाइन. वेरिएबिलिटी क्या होती है? जो प्रोसेस के अंदर नेचुरल वेरिएबिलिटी होती है कि एक प्रोडक्ट जो है वो 101% है, एक 102% है, 103% है, अगर आपकी रेंज 110% तक है. और प्रोसेस वेरिएबिलिटी, कैपेबिलिटी को हम कहते हैं कि प्रोसेस वेरिएबिलिटी रिलेटेड टू स्पेसिफिकेशन, के स्पेसिफिकेशंस की के अंदर वेरिएबिलिटी आए तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कैपेबिलिटी. सो दिस वाज द लास्ट स्लाइड फॉर दिस सेशन. और हमने सेशन 31, सेशन 32 में क्विकली आई टुक यू थ्रू द बेसिक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ओनली. इसमें हमने इन थॉरली क्योंकि हम नहीं डिस्कस कर सकते थे तो हमने, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स बताएं हर चैप्टर के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है और चैप्टर्स की थीम क्या है, वर्ड यू शुड बेसिकली ग्रैब when you go through that chapter, when you learn that chapter. So we end our session here, and I wish you best of luck for your final exam and for this course. Thank you very much.